हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रश्न पत्र 1 के पीवाईक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज कवर कर रहे थे। दोस्तों यूजीसी नेट का जो रिज़ल्ट है दिसंबर के एग्ज़ाम का वो आने वाला है। वो 17 या 18 में रिज़ल्ट आ सकता है दोस्तों। और जून की जो एग्ज़ाम डेट है वो भी आ चुकी है। 10 जून से 21 जून के बीच में एग्ज़ाम्स होने हैं यूजीसी नेट के। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग रेगुलर तैयारी और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चंस की। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कवर कर रहे थे और अभी हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक जो टीचिंग एप्टीट्यूड जो कई भागों में डिवाइड था वही कवर कर रहे हैं हम लोग। और उसके लगभग 445 क्वेश्चंस हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं। तो उसके आगे के क्वेश्चंस दोस्तों हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस आकलन प्रविधि में अंतर्भूत प्रेरणा को बढ़ाने हेतु इष्टतम संभावना है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, रचनात्मक आकलन आधारित मूल्यांकन। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रचनात्मक आकलन आधारित मूल्यांकन प्रविधि में अंतर्भूत प्रेरणा को बढ़ाने हेतु इष्टतम संभावना है। रचनात्मक आकलन कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है जो सतत रूप से औपचारिक तथा अनौपचारिक परिस्थितियों में किया जाता है। कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों को सीखने सिखाने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं जिससे बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कर सकें। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं की गतिविधियों के माध्यम से अपने अनुभव एवं गलतियों के निरंतर सुधार से करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन प्रणाली नवोन्मेषी प्रैक्टिस की श्रेणी के अंतर्गत शामिल है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिगम परिणाम पर आधारित मूल्यांकन। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अधिगम परिणाम पर आधारित मूल्यांकन प्रणाली नवोन्मेषी प्रैक्टिस की श्रेणी में अंतर्गत शामिल है। मूल्यांकन के अंतर्गत छात्र व्यवहार का परिमाणात्मक तथा गुणात्मक व्यवहार का अध्ययन एवं उसके मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाती है। मूल्यांकन के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला उद्देश्य है बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना। दूसरा है यह जांचना कि बच्चों में कुशलता योग्यता इत्यादि को कितना ग्रहण किया। तीसरा है उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना। चौथा है बालकों के चहुमुखी विकास को निरंतर गति प्रदान करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीचे दी गई सूची में से एक प्रभावी शिक्षक की उन योग्यताओं को चिन्हित कीजिए जो व्यक्तित्व और अभिवृत्ति से संबंधित हैं। तो इसमें ए दिया गया है नियंत्रण की संस्थिति, बी है संप्रेषण, सी प्रबंधन, डी आत्म सामर्थ्य, ई शिक्षक का उत्साह, एफ संगठित और व्यवस्थित होना। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, डी और ई। प्रभावी शिक्षक का होना एक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। एक प्रभावी शिक्षक के व्यक्तित्व और अभिवृत्ति से संबंधित निम्नलिखित योग्यताओं की आवश्यकता होती है। नंबर 1, नियंत्रण की स्थिति होनी चाहिए। नंबर 2, आत्म सामर्थ्यवान होना चाहिए। नंबर 3, शिक्षक का उत्साह होना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता है? तो इसका डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बच्चों के लगातार प्रतिपुष्टि के लिए निर्माणात्मक मूल्यांकन अत्यधिक सहायक होता है। इस मूल्यांकन के दौरान अध्यापक अध्यापन के समय यह जांच करते हैं कि बच्चे ने अनुभूतियों व अभिव्यक्तियों और ज्ञान को कितना आत्मसात किया है। इसे रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को रचनात्मक प्रतिक्रिया में सक्षम बनाना होता है जो उनको बेहतर ढंग से सीखने में प्रभावी रूप से मदद करे। निर्माणात्मक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता यह है कि मूल्यांकन का प्रयोग शिक्षण कार्य के दौरान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए दो सेटों में से सेट 1 में मूल्यांकन प्रणाली का उल्लेख है जबकि सेट 2 में वर्णनात्मक विशेषताओं का उल्लेख है। दोनों सेटों को सुमेलित करना है। तो दोस्तों ये सब सेट 1 है, एक तरफ सेट 2 है। चलिए इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले चलिए व्याख्या में डायरेक्ट हम लोग आंसर देखते हैं। नंबर जो ए है निर्माणात्मक मूल्यांकन सेट 1 में मूल्यांकन प्रणाली, तो इसका सही हो जाएगा सुधार की गुंजाइश की पहचान। बी है संकलनात्मक मूल्यांकन, इसका सही हो जाएगा अधिगम स्तरों का निर्धारण। सी है मानक संदर्भित परीक्षण, इसका सही होगा दूसरों के साथ छात्रों के निष्पादन की तुलना। डी है निकट संदर्भित परीक्षण, तो इसका सही हो जाएगा निपुणता के मानकों को बताना। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
किस प्रकार के मूल्यांकन में अधिगमकर्ता की कमियों एवं कठिनाइयों की पहचान पर बल दिया जाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नैदानिक मूल्यांकन। नैदानिक मूल्यांकन में अधिगमकर्ता की कमियों और कठिनाइयों की पहचान पर बल दिया जाता है। नैदानिक मूल्यांकन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक द्वारा अपने विद्यार्थी के असंतुलित व्यक्तित्व, कुसमायोजित व्यवहार आदि परिस्थितियों को दूर करने का प्रयास करता है। इसमें संयम और धैर्य की आवश्यकता होती है। जिस तरह चिकित्सक अपने मरीज की बीमारी सुनकर बीमारी के कारणों की जांच करता है ताकि उसका सही उपचार किया जा सके, उसी तरह से शिक्षक भी विद्यार्थी के अध्ययन में रुकावट या मंद गति के कारणों का अध्ययन करता है ताकि वह उसको दूर करके विद्यार्थी की अधिगम क्रिया का विकास कर सके। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन योजना के अवयव क्या हैं? ए है उद्देश्य, बी संसाधन, सी विश्लेषण, डी प्राधिकार। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ए, बी और सी। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। मूल्यांकन से न केवल छात्रों की प्रगति और उपलब्धि का मापन किया जाता है बल्कि अध्यापन सामग्री और लेन देन में प्रयुक्त विधियों की प्रभावशीलता को भी परखा जा सकता है। मूल्यांकन से संबंधित तैयार की गई योजना को मूल्यांकन योजना कहते हैं। मूल्यांकन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित अवयवों का समावेश होता है। सबसे पहले आप लोग ये डायग्राम देख लीजिए। शिक्षण उद्देश्य है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरी तरफ है अधिगम क्रियाएं, उसके बाद व्यवहार परिवर्तन, और बीच में है मूल्यांकन प्रक्रिया। उद्देश्य, संसाधन, विश्लेषण, अधिगम, कार्यक्रम बनाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन को इंगित करता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्याम को अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी में प्राप्त हुए। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। प्रयत्नों की सफलता, असफलता या आंशिक सफलता का जिस कारण एवं जिस प्रकार पता लगाया जाता है उसी का नाम मूल्यांकन है। शिक्षण में भी पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के लिए किए गए प्रयत्नों की सार्थकता का पता लगाना ही शिक्षण का मूल्यांकन है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन निम्नलिखित पद्धतियों में से किससे किया जा सकता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सतत मूल्यांकन। विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन सतत मूल्यांकन पद्धति से किया जा सकता है। प्रयत्नों की सफलता, असफलता या आंशिक सफलता का जिस कारण एवं जिस प्रकार पता लगाया जाता है उसी का नाम मूल्यांकन है। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन के उस वर्ग की पहचान कीजिए जो विद्यार्थियों के शिक्षा काल के दौरान उनके सीखने की प्रगति को जांचने के लिए निरंतर फीडबैक देता है। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रचनात्मक। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विद्यार्थियों के शिक्षा काल के दौरान उनके सीखने की प्रगति को जांचने के लिए निरंतर फीडबैक देना रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। इस मूल्यांकन में उनके सीखने की प्रगति की जानकारी होती है। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया को निम्नांकित विशेषताओं में से निर्माणात्मक मूल्यांकन का वर्णन करने वाली विशेषताओं को पहचान करें। कूट में से सही उत्तर चुनें। तो पहला नंबर है, मूल्यांकन उत्तर अनुदेशात्मक घटना है। मूल्यांकन अनुदेश के दौरान घटित होता है। तीसरा है, मूल्यांकन को कार्य नीति निर्माण करते हैं। चौथा है, मूल्यांकन सर्वाधिक रूप से घटित होता है। पांचवा है, मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना है। छठा है, मूल्यांकन छात्रों और शिक्षक की प्रतिभागिता पर आधारित होता है। चलिए इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 2, 5 और 6। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों हम लोग टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे किसी भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके व्याख्या सहित अच्छे से कवर कर रहे हैं ताकि हम लोग क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज भी कर सकें और वो टॉपिक पूरा हमारा, वो चैप्टर हमारा पूरा अच्छे से पूरा कवर हो जाए। क्योंकि अगर इस बुक को आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आपके PYQ क्वेश्चंस के साथ साथ अच्छे से एनालाइज करने के साथ साथ वो चैप्टर आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अगर इसको आप 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपको कोई बुक अलग से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं दोस्तों, क्योंकि आप लोग उस चैप्टर को हर तरह से पढ़ चुके होंगे और उसमें जितने भी की पॉइंट्स होंगे वो आप लोग व्याख्या में या क्वेश्चंस के जरिए कवर कर लेंगे। तो दोस्तों आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को एक एक करके देखें ताकि आपका एक एक चैप्टर के जितने की पॉइंट्स हैं वो सारे अच्छे से कवर हो जाएं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से क्या छात्रों के उच्च स्तर की सोच का आकलन करने में सहायक होगा? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सूत्र का अर्थांकन करना।
सूत्र का अर्थांकन करना छात्रों के उच्च स्तर की सोच का आकलन करने में सहायक होगा। आलोचनात्मक सोच को मापने का सबसे प्रभावी तरीका समस्याओं को हल करने और निर्णय लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले कौशल का आकलन करने के लिए एवं मान्य महत्वपूर्ण सोच कौशल परीक्षण का उपयोग करना और निर्णय लेने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है, अभिवृत्ति परीक्षण क्या मापते हैं? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जन्मजात योग्यता अथवा सामर्थ्य। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अभिवृत्ति परीक्षण जन्मजात योग्यता अथवा सामर्थ्य मापते हैं। अभिवृत्ति से तात्पर्य किसी व्यक्ति के किसी घटना, प्राणी, विचार या दृष्टिकोण की उनके प्रति हमारे व्यवहार को एक दिशा प्रदान करता है। सन 1927 में थर्स्टन ने सर्वप्रथम अभिवृत्ति मापन का कार्य प्रारंभ किया था। इसके बाद अभिवृत्ति मापने की अनेक विधियों तथा प्रविधियों का विकास हो चुका है। इन विधियों को सामान्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। एक तरफ है व्यावहारिक विधियां। तो नंबर 1 है इसका प्रत्यक्ष प्रश्न विधि और दूसरा नंबर है प्रत्यक्ष व्यवहार निरीक्षण विधि और बी है मनोवैज्ञानिक विधियां। तो इसका पहला हो जाएगा युग्म तुलनात्मक विधि, फिर दूसरा है समान उपस्थिति अंतराल विधि, तीसरा है योग निर्धारण विधि और चौथा है एकेलोग्राम विधि, पांचवा है क्रमबद्ध अंतर विधि, छठा है विभेदकारिता विधि और सातवां है सिमेंटिक डिफरेंशियल विधि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नैक NAAC के संशोधित ग्रेडिंग प्रारूप के अनुसार उच्चतम ग्रेड है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, A++। नैक यानी कि NAAC के संशोधित ग्रेडिंग प्रारूप के अनुसार A++ उच्चतम ग्रेड है। ग्रेडिंग या स्तर निर्धारण मापन के परिणामों का उल्लेख करने का एक माध्यम है। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण प्रारंभ करने के पूर्व क्या करना चाहिए? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, निदानात्मक मूल्यांकन। उपचारात्मक शिक्षण प्राप्त करने के पूर्व निदानात्मक मूल्यांकन करना चाहिए। निदानात्मक मूल्यांकन क्या है दोस्तों? चलिए देख लेते हैं। यह मूल्यांकन शिक्षण कार्य के साथ साथ किया जाता है। इस मूल्यांकन में यह पता लगाया जाता है कि जो विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान असफल होते हैं उन विद्यार्थियों को असफलता का कारण क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्नोत्तरी एवं चर्चाओं के द्वारा होने वाले मूल्यांकन को कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रचनात्मक मूल्यांकन। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्नोत्तरी एवं चर्चाओं के द्वारा होने वाले मूल्यांकन को रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन फीडबैक उपलब्ध करता है जो विद्यार्थी को शिक्षा की प्राप्ति में होने वाली त्रुटियों को समझने में तथा उस त्रुटियों को दूर करने में शिक्षक की सहायता करते हैं या करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। तो इसका दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नियमित रूप से क्रियात्मक एवं सह क्रियात्मक पहलुओं का मूल्यांकन। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है नियमित रूप से क्रियात्मक एवं सह क्रियात्मक पहलुओं का मूल्यांकन अथवा छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की ऐसी प्रणाली जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं। ज्ञान लागू करना, मूल्यांकन करना, आकलन करना, परीक्षा या परीक्षण, समझ, व्यापकता, विश्लेषण करना, सृजन करना, मापन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन निम्नलिखित पद्धतियों में से किससे किया जा सकता है? तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, सतत एवं विस्तृत मूल्यांकन। सतत और विस्तृत मूल्यांकन CCE एक प्रणाली है जिसे भारत में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या CBSE द्वारा वर्ष भर निरंतर आधार पर छात्र के विकास के सभी पहलुओं का आकलन करने के लिए पेश किया गया था। CCE का मुख्य उद्देश्य स्कूल में बच्चों की उपस्थिति के दौरान उसके हर पहलू का मूल्यांकन करना है। ऐसा माना जाता है कि यह परीक्षा के दौरान या पहले बच्चों पर दबाव को कम करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी विषय के प्रश्न पत्र को संतुलित बनाने के लिए प्रयोग में लेते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नील पत्र। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नील पत्र क्या होता है। किसी विषय के प्रश्न पत्र को संतुलित बनाने के लिए प्रयोग में ब्लूप्रिंट या नीला पत्र लेते हैं। किसी विषय वस्तु या पाठ्य का निर्माण करने से पहले जब हम उसमें अंकों का विभाजन, प्राप्त उद्देश्यों के बल का निर्धारण, प्रश्नों की रचना आदि की तैयारी के लिए एक अलग प्रकार से सारणी का निर्माण करते हैं
इसी में प्राप्त उद्देश्यों, पाठ्य सामग्री, प्रश्नों आदि का विवरण दिया जाता है। इसे ही हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण प्रणाली के प्रवर्तक हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जे.एस. राइस। वस्तुनिष्ठ परीक्षण प्रणाली के प्रवर्तक जे.एस. राइस हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विद्यालय के परीक्षा परिणाम के सुधार के लिए आप मूल्यांकन करेंगे। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सतत मूल्यांकन। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विद्यालय के परीक्षा परिणाम के सुधार के लिए सतत मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्रों के विकास के समस्त क्षेत्रों का सतत एवं नियमित आकलन है, जिसमें विभिन्न विधियों एवं उपकरणों के माध्यम से छात्रों का आकलन किया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में हमारे यहीं तक क्वेश्चंस रहेंगे। इसके आगे हम लोग उस चैप्टर की अगले भाग या अगली यूनिट के क्वेश्चंस कवर करेंगे दोस्तों। तो अभी तक आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस मैं कवर करा चुकी हूँ उसकी मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। और दोस्तों PYQ क्वेश्चंस के पूरे सेट की भी एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। तो आप लोग उस पर जाके अच्छे से रिवीजन करते रहिए और जून के एग्ज़ाम के लिए आप लोग डेली प्रैक्टिस करते रहिए, डेली क्वेश्चंस कवर करते रहिए और डेली तैयारी करते रहिए, क्योंकि एक दिन में तैयारी दोस्तों नहीं होती है। तो तब तक आप लोग तैयारी करिए। इसकी अगली वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस दोस्तों कवर करेंगे।